हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं तर्क क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 2 में। क्वेश्चन नंबर 1, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, दबाव प्रेशर क्या होता है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। दाब का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। एफ जो यहाँ पर है पृष्ठ के लंबवत बल जो होता है वो होता है, और ए जो यहाँ पर है पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों, बल को हम न्यूटन में लिखते हैं और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं। तो इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। दोस्तों, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है न्यूटन वर्ग प्रति सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। या आपको पास्कल भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो अगर पास्कल भी अगर दिया गया है तो आप उसका पास्कल पर राइट क्लिक कर सकते हैं। नंबर 2, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। तो वर्क कैसे करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो सोनार होता है वो पानी के अंदर कोई वस्तु अगर रखी है तो वो तरंग छोड़ता है, और वो तरंगें वापस से ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस उसकी तरफ आती हैं। तो इससे उस वस्तु की स्थिति का पता चलता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है? तो दोस्तों, जो वर्क है उसका फॉर्मूला होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों, हमें इसमें कॉस थीटा की वैल्यू जो है पुट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि किस एंगल पे मान वर्क का 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, जो होता है थीटा जो होता है 90 डिग्री, तो थीटा में 90 डिग्री में कॉस थीटा के 90 डिग्री का मान होता है 0। तो दोस्तों, अगर इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो वर्क पूरा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, इसी क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि वर्क मैक्सिमम कब होगा। तो दोस्तों, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो कॉस 0 का मान होता है +1, तब वर्क मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है। और वर्क मिनिमम कब होगा? तो अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो वर्क -1 होगा, और वो वर्क मिनिमम वर्क कहलाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को 3 तरीके से मैंने बता दिया गया है, लेकिन हमारा जो इस ऑप्शन है इसका राइट आंसर है बी, 90 डिग्री। वर्क शून्य हो जाएगा इसमें। अगर वो मैक्सिमम और मिनिमम वर्क पूछे तो आपको एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों, अभी पिछला क्वेश्चन में आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, वर्क इक्वल्स टू होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों, F जो है यहाँ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, बल को, तो बल भी यहाँ पर अपने को दिया गया है। डी जो है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, कई बार यहाँ पर विस्थापन को एस या डी भी लिख देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, एस भी विस्थापन होता है और डी भी विस्थापन होता है। और कॉस थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों, इसमें है ऑप्शन डी, संवेग पर कार्य निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। तो दोस्तों, इसमें हमें शक्ति की कैलकुलेशन करनी है। तो हमें क्या दिया गया है? द्रव्यमान m दिया गया है कितना? 40। टाइम दिया गया है t कितना? 4 सेकंड। हाइट दी गई है हमें कितना? 5 मीटर। दोस्तों, हमें पता है पावर बराबर होता है कार्य करने की दर W/T, और W बराबर होता है mgh। जी की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, फॉर्मूला में इसको रख देते हैं P इक्वल्स टू W बराबर क्या लिखा हमने? mgh। m कितना दिया हुआ है हमें? 40। जी कितना दिया हुआ है हमें? 10। हाइट दी गई है हमें 5, और इसको डिवाइड कितने से कर देंगे? 4 से। टी टाइम हमें जो 4 सेकंड दिया गया है, तो दोस्तों 4 से डिवाइड करने के बाद ये 10 टाइम इसको काट देंगे, तो 10 और 10 को डिवाइड इंटू करेंगे तो ये हो जाएंगे 100, और 100 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 500 वाट। इसका आंसर हो जाएगा 500 वाट। ऑप्शन ए हमारा एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा। बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि उसकी विशेष स्थिति
के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है तनी हुई स्प्रिंग और कमानी और बाद में संग्रहित पानी। और दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है Pe = mgh पोटेंशियल एनर्जी, जिसे स्थितिज एनर्जी भी बोलते हैं। यहाँ पर m जो है द्रव्यमान है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, h जो है हाइट है। क्वेश्चन नंबर 7, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा के बराबर में क्या होगा? तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो है किसी भी यांत्रिक प्रणाली में किसी एलिमेंट में निहित गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो दोस्तों जो है यांत्रिक ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा और जो होती है गतिज ऊर्जा उसका योग होता है मैकेनिकल में। तो दोस्तों इसमें यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दी गई है, मतलब इसको इधर इसने भेज दिया है। जैसे कि इसने कैसे लिखा है ME - KE = PE। तो पोटेंशियल ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो दोस्तों ऑप्शन V जो है इसका राइट आंसर है, स्थितिज ऊर्जा। आप इस फॉर्मूला को लिख ले दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, 12 kg की एक वस्तु को भूमि से निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी का मान 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स। दोस्तों हमें दिया गया है क्या, पीई दी गई है यहाँ पर कितनी 600 जूल और द्रव्यमान दिया गया है 12 केजी और हमें पता है पी = होता है mgh। इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। m का वैल्यू है 12, h यहाँ पर ज्ञात करना है और g की वैल्यू दी गई है 10 × h और p दिया गया है हमें 600। तो 10 से 1 0 कट जाएगी, इसको 12 से 60 को काटेंगे तो कितना बचेगा 5। तो दोस्तों h की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। हाइट हम मीटर में मापते हैं, ऐसा ही मात्रक हाइट का होता है। तो ऑप्शन जो डी दिया गया है वो इसका राइट आंसर है 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? डाल्टन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, थॉमसन ने। तो दोस्तों गति का जो नियम है वो दिए थे न्यूटन ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी, बल, त्वरण और वेग। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो दिया गया है दूरी, जो एक अदिश राशि है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि बल, त्वरण, वेग ये सदिश राशियां हैं। ये दोस्तों तीनों सदिश राशियां हैं जिनका मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो दोस्तों रेंज जो है परास, उसका एक फॉर्मूला होता है R = v² sin 2θ/g। तो दोस्तों साइन की जो वैल्यू है हमें मैक्सिमम कब मिलती है, जब उसका वैल्यू 1 होती है, और वो कब होती है, जब साइन का एंगल जो है थीटा वो होता है 90 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो साइन है v² sin 2 × 45 हम जब करेंगे तब ये 90 में कन्वर्ट होगा, तब इसकी वैल्यू 1 होगी अपॉन जी। तो लास्ट में क्या बचेगा, जब इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी तो साइन की वैल्यू होती है 1। तो लास्ट में हमारे पास बचेगा v²/g = r। जो रेंज है उसकी मैक्सिमम रहेगी, तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें दिया गया है द्रव्यमान m जो 150 kg है और टाइम जो हमें दिया गया है 5 सेकंड का, और प्रारंभिक वेग जो है हमें दिया गया है 6, अंतिम वेग जो हमें दिया गया है 16 दिया गया है। तो दोस्तों एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है, एक्सेलरेशन इसका होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय t। तो अंतिम वेग जो है इसका 16 है, प्रारंभिक वेग 6 है और समय हमें जो दिया गया है 5 सेकंड का दिया गया है। तो ये हो जाएगा 10/5, इसमें बटेगा तो 2, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर जो द्रव्यमान जो दिया गया है हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों गति के समीकरण 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला समीकरण जो है वो है b = u + at। तो दोस्तों ये गति का पहला समीकरण है। ये जो है वेग और समय
के संबंध को दर्शाता है दोस्तों, वेग और समय के संबंध को। लेकिन हमसे पूछा क्या है, स्थिति और वेग। और दोस्तों एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो है गति का दूसरा नियम है। ये दोस्तों पहला नियम था, ये गति का दूसरा नियम है। और दूसरा नियम जो क्या है, उसकी स्थिति और समय को दिखाता है। और दोस्तों उसका जो तीसरा नियम है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, दोस्तों इसको बस घुमा के दिया है। ये गति का तीसरा नियम जो है वो है स्थिति और वेग, स्थिति और वेग को दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, स्थिति और वेग के संबंध को दिखाता है। ये गति का तीसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक साधारण दोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो दोस्तों आवर्तकाल जो है टी, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। तो दोस्तों जो ये है पेंडुलम की लंबाई जो है आवर्तकाल के प्रोपोर्शनल में होती है रूट एल। तो दोस्तों अगर इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसके समानुपाती क्रम में होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए जो दिया गया है वो राइट आंसर है, पेंडुलम की लंबाई बढ़ाने पर इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक थे जोहान्स केपलर, उन्होंने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियम दोस्तों 3 होते हैं। फर्स्ट जो नियम है वो है वृत्ताकार कक्षा का नियम, दूसरा जो नियम है वो है समान क्षेत्र का नियम, नंबर 3 पर जो है परिक्रमण काल का नियम है, जिसे हार्मोनिक नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो दोस्तों सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए एक फॉर्मूला है के इक्वल्स टू सी प्लस 273। तो दोस्तों जब भी हम सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो उसमें प्लस 273 ऐड करेंगे। तो ऑप्शन बी जो दिया गया है, दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 273 के का मान क्या है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था के इक्वल्स टू सेंटीग्रेड प्लस 273। तो हमें के की वैल्यू दी गई थी 273, सी हमें निकालना है, इधर है प्लस 273। तो दोस्तों 273 जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 273 में 273, तो बचेगा सी इक्वल्स टू 0। तो इसका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस रंग की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो दोस्तों तरंग दैर्घ्य के बारे में मैंने क्लास 1 में भी आपको पढ़ाया है। जिन लोगों ने क्लास 1 नहीं पढ़ी है वो प्लीज़ पहले एक तरंग दैर्घ्य का पहला ही क्वेश्चन है वो एक बार ज़रूर देख लें। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट्स में। तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तरंग जो है किसी दो शिखर या दो गर्तों के बीच की दूरी होती है, उसे तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। जो है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है वो इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है बैंगनी, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और दोस्तों लाल रंग जो दिया गया है ऑप्शन ए, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। आपको दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम होती है बैंगनी की और सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की। तो दोनों ऑप्शंस को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू 1/t होता है। और हमें कितना समय टाइम दिया गया है 0.04। अगर पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, तो 4 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 25। तो फ्रिक्वेंसी की एसआई मात्रा क्या होता है हर्ट्ज, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 हर्ट्ज। तो 25 हर्ट्ज किस ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 20, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है। तो दोस्तों तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अपश्रव्य तरंगे, दूसरी होती हैं श्रव्य तरंगे और तीसरी होती हैं पराश्रव्य तरंगे। जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी जो है तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जो श्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, और जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है अपश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसमें दिया गया है 20 हर्ट्ज से कम, जो कि आंसर सी इसका राइट आंसर है, 20 हर्ट्ज से कम। तो दोस्तों अगर श्रव्य की पूछ लेगा तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज में रहेगी, और पराश्रव्य की पूछ लेगा तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। तो दोस्तों अपश्रव्य को हम
और पराश्रव्य को हम सुन नहीं सकते हैं। इनको सिर्फ कुत्ते और बिल्ली और चमगादड़ी सुन पाती है, जबकि श्रव्य तरंगों को भी हमारे कान सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? मतलब रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रडार है, सोनार है, ऐसे क्वेश्चंस की फुल फॉर्म वो पूछता रहता है। सोनार की फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताई है आपको, तो आप उधर जाके उसका फुल फॉर्म देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फुल फॉर्म वाले। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? सेविंग मिरर में, डेस्टिस्ट का मिरर, वाहन की हेडलाइट, रियर व्यू मिरर। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का यूज हम रियर व्यू मिरर में करते हैं। ये जो मिरर है गाड़ियों के साइड में लगाते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसके लिए इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। इसको याद कर लें आप, ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में रिपीट किया गया है। विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की ज्ञात करें। हमें विद्युत आवेश ज्ञात करना है, तो V इक्वल्स टू होता है W/Q, Q मतलब चार्ज। तो वोल्टेज हमें कितना दिया गया है 12, W हमें कितना दिया गया है 60, हमें ज्ञात क्या करना है Q। तो 12 पंजो 60, 5 बार इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो Q इक्वल्स हो जाएगा 5 कूलम। तो इसका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 कूलम। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। तो दोस्तों जो एक सीरीज में दो प्रतिरोध एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो हमें इसमें धारा की गणना करनी है। तो दोस्तों I इक्वल्स टू होता है B/R। B हमें दी गई है 4 वोल्ट, रजिस्टेंस हमें 2 ओम के 2 दिए गए हैं, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल रजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम। वोल्टेज हमें दिया गया है, तो वोल्टेज हमें 4 वोल्ट दिया गया है और टोटल प्रतिरोध कितना दिया गया है 4 ओम। 4 से 4 को अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 1 एम्पियर हमें इसकी परिपथ की धारा मिल जाएगी। तो 1 एम्पियर हमारा ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 25, ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आप बताएंगे कि एक स्थिरांक इनमें से कौन सा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की आपको कमी लगी हो तो उसका सजेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।